हेलो हेलो बच्चे। मैं जो कवक का पहला जो पार्ट बनाया था उसके बाद ये अगला पार्ट है। ये भाग कवक का दूसरा भाग। तो हमने उसमें कवक के बारे में बताया था, कवक के संरचना के बारे में। तो कवक किस प्रकार का था, तो इसमें हम बताएंगे कवक की कोश की संरचना, यानी सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई के बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ लिखा कि सभी कवक यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि सभी कवक जितने भी होंगे, यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि इनके केंद्रक के बाहर केंद्रक कला पाई जाती है, यानी कि ये कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। और कवक में प्लास्टिड नहीं होते, यानी कि लवक नहीं पाए जाते हैं। लवक का मतलब हुआ क्रोमोप्लास्ट, लिगोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट, इनमें से कोई भी किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता, इसलिए कवक कैसे होते हैं, प्लास्टिड रहित होते हैं। इसी कवक में ये प्लास्टिड नहीं होने का, यानी हरित लवक नहीं होने का, ये विषमपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए कैसे सैप्रोफिटिक मृत कार्बनिक पदार्थों पे अपना से भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा, जीव द्रव कोशिका कला वह साइटोप्लाज्म में भिन्नित रहता है। किसी भी सेल के अंदर का जो भाग होता है उसके सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक ये केंद्रक, यानी कि इसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है और साइटोप्लाज्म के मध्य में एक केंद्रक रहता है। तो ये कोशिका द्रव कहलाता है। तो इस कोशिका के अंदर की जितनी भी जैविक क्रिया है उसके लिए उत्तरदायी रहता है, चाहे विसरण हो चाहे डिफ्यूजन हो। तो ये इन पदार्थों का आदान और प्रदान, तो इन चीज़ों के लिए साइटोप्लाज्म की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जीवद्रव कोशिका के अलावा साइटोप्लाज्म में कैसा है, भिन्नित रहता है। अगला, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जो केंद्रक से लगा हुआ, केंद्रक जैसे ये है तो केंद्रक के बाहर की ओर इस प्रकार से एक भाग लगा रहता है, इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है शरीर का पावर हाउस कहलाती है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसमें पदार्थों का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी में संचित रहती है। और गोल्गी बॉडीज होती हैं, ये आज इसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं और साथ में क्या होता है, केंद्रक भी होता है। तो ये बात हो गई कवक की कोशिका की संरचना में। तो अब इसमें बात ये आती है कि संचित भोजन, भोजन संग्रह किस रूप में, कवक की कोशिका में भोजन रहता है वो किसके रूप में, जैसे मैदा निष्क्रिय अवस्था में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेता है। तो इसी प्रकार से ये भोजन कवक के अंदर जो है ग्लाइकोजन एवं लिपिड गोलिकाओं के रूप में संचित रहता है। ग्लाइकोजन क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है और लिपिड किसका, वसा का रूप है। तो ये इसके रूप में भोजन में संचित रहता है। अगला शब्द आता है केंद्रकों की संख्या, यानी कि कवक के अंदर केंद्रक, उसकी एक सेल के अंदर कितने केंद्रक पाए जाते हैं। तो केंद्रकों में अगर हाइफा जो है सेप्टेट है, कैसा है, सेप्टेट, जैसे ये हाइफा हमने बनाया धागी था, तो इसमें कोई भी पट नहीं है, तो इसे हमने ए सेप्टेट बोला था। और इसमें अगर ये लगा दिया गया ऐसे, तो ये पट लगा दिया, सेप्ट लगा, तो ये कवक कैसा होगा, सेप्टेट। तो इस सेप्टेट हाइफा की प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, कैसा होता है, एक केंद्रक, यानी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ये केंद्रक हो गया, एक यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। अथवा कभी कभी दो केंद्रक भी पाए जाते हैं, इसका मतलब बाइन्यूक्लिएटेड होता है। और इससे अधिक भी केंद्रक होते हैं, यानी कि मल्टीन्यूक्लिएटेड भी होती है। बात समझ रहे, अगर एक कोई सेपरेट हाइफा है। अगला आता है माइसीलियम के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम। कवक में जो कवक जाल है वो ऊतक सदृश संरचना बना लेता है। जो हाइफा जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक ऐसी ऊतक
सदस्य संरचना बना लेते हैं। ऊतक जानते हैं, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक। तो ये कोशिका क्या है, कोशिका के रूप में है ये हाइवा। तो ये कैसे बनाते हैं, एक ऊतक सदस्य संरचना बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्लेक्टेन कायमा। या क्या होता है, प्लेक्टेन कायमा। और इस प्लेक्टेन कायमा के निम्न संरचना में रूपांतरण हो जाता है। पहला देखिए नंबर 1 प्रोसिन कायमा या दीर्घ ऊतक। इस संरचना में कवक तंतु कैसे होते हैं, समांतर पैरेलल व्यवस्थित होते हैं, जैसे ये एक दूसरे के पैरेलल व्यवस्थित है। तो इस प्रकार इसको हम कहते हैं प्रोसिन कायमा। दूसरा नंबर है आभासी ऊतक यानी स्यूडो पैरेन्काइमा। इस संरचना में जो कवक जो है एक दूसरे से उलझ जाते हैं, उलझ करके इस रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो ये कहलाता है स्यूडो पैरेन्काइमा। अगला आता है तंतु जटार राइजोमार्फ। तो ये इस प्रकार के कवक जो हैं घने होते हैं और एक राइजोम यानी कि जड़ की समान संरचना बना लेते हैं। तो इस प्रकार के कवक क्या कहलाते हैं, राइजोमार्फ कहलाते हैं। अगली स्क्लेरोसियम जो है, इस संरचना में कवक तंतु मिलकर गोल या चपटी संरचना बना लेते हैं। कैसी, ये जो है इस प्रकार की एक चपटी संरचना बना लेते हैं। स्क्लेरोसियम के चारों ओर कैसा होता है, दृढ़ भाग। ये किनारे में कैसा दृढ़ भाग, और कैसा ये दृढ़ और वर्णिकित भाग है, और इसे हम क्या कहते हैं, रिंग भी कहते हैं। अगला भाग इसके बाद आता है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा प्रकार में कवक की ये संरचना कैसी थी, गद्दे के समान। ये जो गद्दे की है स्पंजी जैसी हो जाती है, जैसे आपको मशरूम के अंदर ऐसा आपने देखा होगा। तो ये इस प्रकार से। अगली बात आती है कवकों में जनन, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो जनन देखिए किसी भी पौधे का महत्वपूर्ण भाग होता है अपनी वंश वृद्धि करने के लिए। प्रत्येक जीव के अंदर अवस्था परिवर्तन आती है, एक प्रजनक अवस्था आती है। उस अवस्था में पौधे या जीव सभी जनन करते हैं, यानी अपने अनुरूप संतान उत्पन्न करते हैं। तो कवकों में जो जनन है वो मुख्यतः 3 प्रकार का पाया जाता है। मुख्यतः जनन जो है 3 ही प्रकार का है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो कवक के अंदर ये तीनों प्रकार का पाया जाता है। पहला है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है इसमें वो कवक का कोई भाग वो टूट करके एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कायिक जनन। दूसरा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कवक का कोई विशेष अंग, विशेष भाग जो है वो स्पोर बना जाए, स्पोरेंजिया फोर या स्पोर, या इनमें से कोई एक भाग बना लेता है जो एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार में इस प्रकार की प्रजनन में केवल एक ही प्रजनक की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, अलैंगिक। इसके नाम से स्पष्ट है। दूसरा अगला आता है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 प्रजनक की आवश्यकता होती है, एक मेल होगा और एक इसके अंदर फीमेल होगा। तो इस प्रकार का जनन क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो इसको आगे अगले वीडियो में इसको बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं मैंने इसको हेडिंग के रूप में बता दिया कि इतना आपको समझना है इसमें। जैसे कायिक जनन में खंडन, यानी कवक का कोई भी भाग टूट जाए और वो एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है, तो कहलाता है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है काय की कोशिका में, कोई कोशिका के अंदर उसका विभाजन हो जाए, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों क्रिया होने के बाद एक सेल जो है 2 भागों में व्यक्त हो जाती है। तो ऐसी क्रिया को विखंडन कहते हैं। दूसरा बडिंग, मुकुलन, जैसे ईस्ट के अंदर पाया जाता है। तो उसके अंदर ऊपर से एक ग्रोथ जैसी भाग कहलाती है, आउटग्रोथ, और वो टूट उसे मुकुल कहते हैं, बड कहते हैं, और वो नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखती है। अगली वीडियो में आपको बताएंगे। राइजोमार्फ अभी मैंने आपको बताया कि जड़ली रूपी संरचना जैसे मशरूम वगैरह में है, वो एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखती है। अलैंगिक जनन में जूस्पोर, स्पोरेंजियोफोर, क्लेमाइडोस्पोर, ओवाइडिया, ओनेडिया, एस्कोस्पोर।
तो इस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। हर एक कवक के अंदर कुछ भिन्नता, जनन में कुछ भिन्नता होती है। इस प्रकार से इसके अंदर कुछ भी अलग भाग है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। इसी प्रकार से लैंगिक जनन में जैसे प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, इसमें दो पौधे के जो कवक हैं, दो कवक हैं, वो आपस में, उनमें मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, संयुग्मन क्रिया करते हैं, तब ये लैंगिक जनन की क्रिया को पूरा करते हैं। तो इसके बारे में आगे की ओर आगे बताएंगे आपको। ठीक, धन्यवाद।